फसलों की अलग अलग है, उसकी भी समस्याएं हैं। अनाज पैदा करने वाला, दलहन पैदा करने वाला, तिलहन पैदा करने वाला, कपास पैदा करने वाला, फल सब्जी पैदा करने वाला। पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो देश में कम से कम आमदनी ये क्या होनी चाहिए और 8 घंटे श्रम करने वाला अपने श्रम का क्या मूल्य उसको मिलना चाहिए, इसमें जो असमानता बढ़ रही है और खास करके खेती और बिगर खेती क्षेत्र में, उसके तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मानने वाला मैं कार्यकर्ता हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्वतंत्र भारत में किसानों की लूट हुई वो अंग्रेज के नीति को ही चलाकर हुई, जिसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, और जिसे रोजा लक्जमबर्ग ने कहा था कि स्वतंत्र देशों में इंटरनल कॉलोनियलाइजेशन होगा और शहरों के विकास के लिए गांव का शोषण होते रहेगा। वो हमारे देश में भी होते रहा। उद्योग को कच्चा माल, रॉ मटेरियल सस्ता चाहिए, इसलिए सस्ता मजदूर भी चाहिए और इसीलिए गांव का शोषण होते रहा। मैं गांधीवाद, विनोबावाद, मार्क्सवाद, रोजा लक्जमबर्गवाद इसके बीच में नहीं जाऊंगा, पर स्वतंत्र भारत में ये लूट होती रही और इसीलिए शहर बढ़ते गए और गांव फिर से उपेक्षित रहे। पर 90 के बाद में जो नीति आई उसने तो और भी गांव और शहर का अंतर बढ़ाया। किसानों की आत्महत्याओं का सत्र शुरू हुआ। सिर्फ असिंचित क्षेत्र में ही नहीं तो पंजाब, हरियाणा जैसे इरिगेटेड क्षेत्र में भी किसानों की आत्महत्या हुई। इसका मूल कारण वही था कि जिस तरह से देश में रुपया बढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी के कारण, उस तरह से गांव में किसानों के पास में रुपया नहीं बढ़ा, और जिस तरह से रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ उस तरह से कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा और इसीलिए कर्जा भी बढ़ा। मैं इतनी ही बात यहां कहूंगा कि मनमोहन सिंह सरकार ने 2008-9 में इसको थोड़ा दुरुस्त करने का प्रयत्न किया था। उस प्रयत्न में 3 महत्व के निर्णय लिए थे। एक, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बनाई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसके लिए पहले बजट में 40,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। दूसरा, उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का देश के किसानों का कर्जा माफ किया था। उसमें असिंचित खेती वालों पे फिर अन्याय हुआ था, वो भी यहां नहीं बताते रहूंगा, कभी अलग से बताऊंगा, पर उसको भी थोड़ा दुरुस्त किया गया बाद में। और तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया था 28 से 50% कृषि मूल्यों के समर्थन मूल्य में 1 साल में वृद्धि। इसके पहले भी नहीं हुई थी और अभी भी कभी नहीं हुई है, मोदी जी के 6 साल में भी नहीं हुई है। ये एक प्रकार से गांव के अर्थव्यवस्था में पैसा पंप करने के लिए किए गए निर्णय थे, जो 90 के बाद में अंतर बढ़ा रहे थे कि पैसा देश में बढ़ रहा था। फिर वो वेतन आयोग के माध्यम से हो या उद्योगों को सब्सिडी या शहरीकरण की सब्सिडी के माध्यम से हो या उनके कर्जे माफ राइट ऑफ करने के माध्यम से हो, और इसलिए निर्णय लिए गए। पर 2009 के बाद में यूपीए 2 में फिर से शहरी दबाव आ गया, अर्बन बायस आ गया, फसलों के दाम बढ़े नहीं और रूरल इकोनॉमी में भी पैसा ज्यादा बढ़ाया नहीं गया, और मेरे ख्याल से इसी का एडवांटेज मोदी जी ने लिया। और 2014 के चुनाव में उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम सत्ता में आएंगे, स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे और किसानों को 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे। फिर किसान क्यों आत्महत्या करेगा, और लोग कहते थे नहीं करेगा नहीं करेगा। मोदी जी सत्ता में आए, एफिडेविट किया, दाम दे नहीं सकते, फिर कहा किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कैसी करेंगे मालूम नहीं। फिर मुख्यमंत्रियों को खत लिखा कि बोनस देके एमएसपी के ऊपर खरीदी मत करो। फिर कहा कि हम 50% मुनाफा जोड़ के दाम दे रहे हैं और देने वाले हैं। फिर 6,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि की बात कही, फिर नीम कोटेड यूरिया, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड, फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सब चीजें की, पर इससे कोई किसानों का मूल समस्या का समाधान नहीं है। और अब फिर से उनके दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कोविड के पार्श्वभूमि पर ये 3 कानून लाए और इस तरह से वातावरण बना दिया कि ये 3 कानून 70 साल से कांग्रेस के राज में जो खेती की लूट हो रही थी वो सब बंद कर देगी और किसानों का सब ऑलवेल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा जो राजनीतिक उद्देश्य है वो यह है कि मोदी जी एमएसपी की जिम्मेदारी से बाहर निकलना चाहते हैं। मोदी जी
किसानों को सरकार के तिजोरी में से जो अलग अलग दायरों में मदद करने की जरूरत है, जिसको आप सब्सिडी कहे, इंसेंटिव कहे, जो दुनिया के हर विकसित देश में किसानों की सुरक्षा कर रही है, उसकी जिम्मेदारी से निकलना चाहते हैं। इसको हमें समझना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये समझने के बाद हम कुछ काम करेंगे तो ही कुछ उपाय हम ढूंढ सकेंगे। आज देखिए, आज ही ये परिस्थिति है कि इस साल दुनिया के बाजार में डॉलर में थोड़े दाम बढ़ने लग गए। मेरी ये बात को समझिए, डॉलर में थोड़े दाम बढ़ने लग गए हैं और रुपए का अवमूल्यन हुआ है। इसलिए कई फसलों को समर्थन मूल्य के आसपास बाजार व्यवस्था में दाम मिल रहे हैं। जरा सोचिए, अगर डॉलर में दाम नहीं बढ़ते और रुपए का अवमूल्यन भी नहीं होता, क्योंकि मोदी जी खुद रुपए के अवमूल्यन के विरोधक है, तो किसानों की क्या हालत होती थी। अभी अभी शक्कर के दाम दुनिया के बाजार में बढ़ने लगे हैं, तो हमारे महाराष्ट्र के शक्कर कारखाने वाले कहने लग गए कि देखिए अब शुगर केन को अच्छा दाम मिलने वाला है। 400 $425 डॉलर के दाम प्रति टन के हो गए हैं। सोयाबीन का दाम $8 का $13 का हो गया है। कपास का दाम 70-72 सेंट का 90 सेंट के आसपास चले गया है। गेहूं में भी थोड़ी दुनिया के बाजार में तेजी आ गई है। अब ये जो ग्लोबल अनिश्चितता है, इस सब का हम कैसा विचार करेंगे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन, ये 3 कानूनों का विरोध इसीलिए कर रहा है कि मोदी जी इन 3 कानूनों के चादर के अंदर किसानों की सब समस्याओं का समाधान करने के बजाय उसको छुपा देना चाहते हैं और इन 3 कानूनों का झुंझुना देकर किसानों को ये कहना चाहते हैं कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये बड़े बड़े उद्योगपति, ये सब आपका कल्याण करने वाले हैं। वो ठीक नहीं है। मुझे एक ही वाक्य कहना है कि दुनिया में किसी भी विकसित देश में खेती ये सरकार के मदद के बिगड़ नहीं चल रही है। नोवेयर इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज नॉट सस्टेनेबल विदाउट स्टेट सपोर्ट। आप इजराइल से चाइना तक के ले लीजिए, उस पर पूरी बहस अगर हम कर पाएंगे। और इसलिए मेरे ख्याल से पी साईनाथ जी ये कहते हैं कि संसद में कम से कम 7 दिन खेती की व्यवस्था पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो 5 बड़े बड़े वॉल्यूम है, उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। और अगर इस तरह की चर्चा करने वाले बुद्धिजीवी सामने आएंगे तो ही हम इस देश के इंसान को इंसान जैसी जिंदगी देने का राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति खड़ी कर सकेंगे। इतनी ही बात मैं यहाँ कहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।